तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो, तब तक कोई राय कायम ना करें। ये पूरी जो आज की कहानी है, ये न सिर्फ इंसानी रिश्तों के ऊपर किस तरीके से शक और यकीन के बीच की जो एक लकीर है वो है, दूसरा इसी के जरिए मैं हिंदुस्तान के कानून की जो असलियत है, जो बहुत सारे हम लोगों ने कई महीने से बात की कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा कैसे क्यों है, इतना टाइम क्यों लगता है, तो उसके ऊपर कुछ कुछ पूरा डेटा है जो 25 दिसंबर 2018 तक है। और केसेस जो हैं वो उनका क्या हाल है, कैसे काम होता है हमारे यहाँ, मैं कोशिश करूंगा वो शॉर्ट में आपको बताने की। तो सबसे पहले शुरुआत आज की कहानी की, जो आपने देखा होगा, एक एक लाइन है जो आज टीजर में डाला था हमने। ये एक्चुअली मेरी लाइन नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है, और ये जजमेंट जो है अभी 19 दिसंबर को आया। उस जजमेंट में एक जगह पे वो लिखते हैं कि उस केस का हवाला देते हुए कि एक सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। माने इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से इंसाफ का गर्भपात है, जो उस टीजर में भी लिखा था। और ये बहुत ही संगीन बात है जो जजमेंट में लिखा गया है। क्यों है, कैसे है, ये पूरी कहानी मैं आपको के जरिए बताता हूं। लेकिन उस कहानी से पहले एक सवाल भी है। सवाल ये है कि अगर कोई बेटी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और जाकर एफआईआर लिखाती है और पहली लाइन जो इल्जाम लगाती है वो कहती है कि मेरा बाप मेरे साथ रेप कर रहा है, तो इस एक लाइन को कोई कैसे लेगा? तो पुलिस या उसके आसपास के लोग? इस सवाल का जवाब आखिर में आप लोग दीजिएगा, बट ये सवाल से अब मैं शुरू कर रहा हूं। ये बात 1991 की है। दिल्ली में एक कैंट एरिया है, आप में से अगर बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं धौला कुआं के पास, तो वहां पे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन है एक। तो दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में 13 जनवरी 1996 को 16 साल की एक लड़की एफआईआर लिखाती है, और वो ये कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ रेप किया और लगातार रेप किया, और ये सिलसिला 1991 से चला रहा है। उसके फादर जो हैं वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी एमईएस में इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर, डिफेंस से ये जुड़ा हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो उसमें वो इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम उसके फादर करते थे। फादर का नाम कपिल कुमार बैरी। जो लड़की ने अपनी कंप्लेंट लिखा है उसमें लिखा है कि उसके साथ जो उसके फादर ने जो रेप किया था पहली बार, वो 1991 में उधमपुर में जब पोस्टेड थे उसके फादर, तब रेप किया था। अब इस फैमिली में कपिल कुमार बैरी के अलावा उनकी पत्नी, एक बेटी, इस लड़की के अलावा, और एक और बेटा, मतलब 2 बेटी और 1 बेटा और पत्नी, ये लोग रहते थे। एफआईआर में उस लड़की ने लिखा है कि 1991 में एक इसकी मदर के मौसा की डेथ हो गई थी, तो उनके अंतिम संस्कार में माँ जो है वो इंदौर गई थी अपने
मौसा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। उस दौरान में घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक बहन थी, एक भाई और उसके फादर। और एक रात फादर आए और उसके बाद तीनों सो रहे थे भाई बहन, इसको उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये उस लड़की ने अपनी रिपोर्ट में लिखाई। इस रिपोर्ट के बाद, एफआईआर के बाद और इस रेप के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये रिपोर्ट लिखाई गई थी तब करीब वो 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है लड़की के बयान के आधार पर। उस वक्त नाबालिग थी जब उसने ये बताया कि जब रेप हुआ था। और उसके बाद तहकीकात करने के बाद कपिल कुमार बैरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में यह मामला जाता है। और फिर सेशन कोर्ट जो है इसके ऊपर 2001 में फैसला सुनाती है, 31 अगस्त 2001, और 10 साल की सजा कपिल कुमार बैरी को दी जाती है बेटी का रेप करने के लिए। 10 साल की सजा के बाद अब बीच की कहानी में अभी काट रहा हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर वापस आऊंगा। तो 31 अगस्त 2001 को सेशन कोर्ट सजा सुनाती है 10 साल की। कपिल कुमार बैरी तिहाड़ जेल चले जाते हैं, 10 साल सजा काटते हैं। इस सजा के खिलाफ कपिल कुमार बैरी नहीं बल्कि उनकी बीवी ऊपरी अदालत में अपील करती है, हाई कोर्ट में। बीवी, बेटा और दूसरी बेटी ये सब एक साथ थे और ये अपील करते हैं। अपील में भी टाइम लगता है, वक्त लगता है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद, चूंकि एफआईआर 96 में दर्ज हुआ था, 2018 आ जाता है। 10 साल की ऑलरेडी वो जेल की सजा काट चुका होता है। सजा काटने के बाद वो बाहर आता है, 22 साल गुजर जाते हैं। और इन 22 सालों में उसके माथे पे एक ही तोहमत, एक ही इल्जाम कि ये अपनी बेटी का रेपिस्ट है। तो जहां भी फैमिली में पड़ोसी इसी तोहमत के साथ वो जिया 22 साल। 22 साल के बाद इसी साल, मतलब इस साल नहीं, अब तो ये 19 हो गया, 2018, 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार बैरी की मौत हो जाती है। जब मौत होती है तब ये मामला हाईकोर्ट में था। लोअर कोर्ट 10 साल की सजा ऑलरेडी दे चुका था, सजा वो काट चुका था। उस सजा के खिलाफ अपील की गई थी, इस इल्जाम से बरी होने की बल्कि अपील की गई थी। पर मामला हाईकोर्ट में चलता रहता है। 16 फरवरी 2018 को कपिल कुमार अपनी बेटी के रेपिस्ट होने का इल्जाम सर पे लिए इस दुनिया से कूच कर जाता है। उसके जाने के ठीक 10 महीने के बाद दिसंबर 19 दिसंबर को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और हाईकोर्ट अपने फैसले में कहती है कि राम कुमार बैरी बेकसूर है। उसने अपनी बेटी का रेप नहीं किया, बल्कि कहानी कुछ और है। और इसी फैसले को बेकसूर उसको करार देते हुए जजमेंट में लिखते हैं कि ये एक सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, मतलब ये एक इंसाफ का गर्भपात है, बहुत ही गंभीर। उसके बाद वो पूरे केस का हवाला देते हैं। और साथ में ये भी है कि बेशक अब उसको इस इल्जाम से बरी कर दिया, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा इस इल्जाम के साथ ही जिंदा रहा और इस इल्जाम के साथ ही मरा, तो वो भरपाई नहीं हो सकती।
अब कहानी ये कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और लोअर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। लड़की ने जब इल्जाम लगाया और एफआईआर दर्ज हुई तो उसने कहा था कि उसके फादर ने उसका रेप तब किया था पहली बार जब 1991 में उसके मौसा की डेथ हुई और उसकी मां इंदौर चली गई और मां के ना होने का फायदा बाप ने उठाया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी जो जजमेंट है उसमें दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा लोअर कोर्ट के जो जज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सब कुछ कहा उनके खिलाफ, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं हुआ और उसकी बेस्ट मिसाल कई चीजें हैं। उसमें पहला यही कि लड़की ने जब बताया कि 1991 में उसकी मां इंदौर गई और उसके पीछे में उसके फादर ने उसके साथ बलात्कार किया था, तब भी उस घर में जो जो दो चश्मदीद थे, एक इसी लड़की का बड़ा भाई और बड़ी बहन, उन दोनों ने कहा था कि वो तीनों एक ही बेड पे सोते थे और जब उनकी मां इंदौर गई थी तब उनकी मां ने एक नेबर है उनको कहा था कि रात में बच्चों के साथ रहना क्योंकि ये डर जाते हैं। तो वो नेबर लेडी भी सोती थी, तो उस लेडी ने भी बयान दिया और उनमें से किसी ने भी कहा कि किसी रात ऐसा कभी कपिल कुमार बैरी उस कमरे में आया ही नहीं। लेकिन पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की। दूसरा, लगातार जब ये एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद वो लड़की चूंकि प्रेग्नेंट थी और उसने बाद में एक बच्ची को जन्म दिया, तो कपिल कुमार बैरी हमेशा ये कहते रहे पुलिस से लोअर कोर्ट में कि एक बार डीएनए टेस्ट करा लो, उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका। अगर मैं रेपिस्ट हूं, मैंने अपनी बेटी का रेप किया है और ये उसी का अंजाम है, तो मैं आसानी से दोषी या गुनहगार। लेकिन पुलिस ने ये बात भी नहीं मानी। अब यहां पे भी एक टेक्निकल चीज है, वो भी थोड़ा आगे बताऊंगा। दूसरा, जो इनकी मां थी और दो बाकी दोनों भाई बहन, ये शुरू से आखिर तक कपिल कुमार बैरी को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर कोर्ट में हाजिरी देती रही, पुलिस के पास गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुना। जो इसमें सबसे अजीब चीज हुई वो ये थी, जो फिर पूरी कहानी है जिस पर हाईकोर्ट ने पलटा, अब उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जो मैं वापस आता हूं वो ये है कि 1991 में जब इस लड़की ने दिल्ली कैंट थाने में एफआईआर लिखाया कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया है, इस एफआईआर से 21 दिन पहले ये लड़की घर से गायब हो गई थी। घर से गायब हुई और 21 दिसंबर 1995, ये जो एफआईआर इसने लिखा है लड़की ने, ये एफआईआर 13 फरवरी 1996 को है और उससे पहले 21 दिसंबर 1995 को इस लड़की के पिता ने इसी दिल्ली कैंट थाने में एक एफआईआर लिखाई थी कि मेरी लड़की को एक लड़के ने किडनैप कर लिया और वो उसको लेकर चला गया है और आप उसको ढूंढने में मदद करें, उसी थाने में। और उन्होंने बाकायदा उस लड़के का नाम लिखाया था, भूषण नाम था उसका। लेकिन पुलिस ने कुछ इसमें कोई कार्रवाई की नहीं। 21 दिन के बाद ये लड़की अचानक वापस आती है और पुलिस से पता चलता है फिर पुलिस को, क्योंकि ये उसी दिल्ली कैंट थाने में बैठी हुई थी
और आने के बाद जब पुलिस से पूछताछ करती कहाँ थी, तब ये कहती है कि चूंकि मेरे फादर मेरा लगातार रेप किया था उन्होंने, इसलिए मैं घर से चली गई थी। और उसी के बाद बाप गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन बाप ने इधर उससे पहले ही इस इल्जाम से पहले ही करीब 25 दिन पुलिस स्टेशन में बाकायदा किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा है, उस लड़के का नाम लिखा भूषण। और उसके बाद फिर उसने पूरी कहानी सुनाई फादर ने। इसका पूरा बैकग्राउंड ये था कि ये जो लड़की थी ये 5th क्लास में 2 बार फेल की, 6th क्लास में 3 बार फेल की। ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है इस पूरे केस को जानने के लिए। तो पढ़ने लिखने में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसकी आदतें थोड़ी खराब थी, घर से बाहर घूमना बचपन से ही। तो ये सारी चीजें, और घर वाले लगातार इसके लिए डांटते थे, खासतौर पर कपिल कुमार बैरी, चूंकि डिफेंस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में हिस्ट्री का आदमी, तो वो काफी डांटते वाटते भी थे, कभी कभी पीट भी देते थे। लेकिन 5वीं में 2 बार और 6ठी में जब 3 बार फेल की तो 5 साल तो यूं ही निकल गए 2 ही क्लास में। तो फिर माँ बाप को लगा कि ये पढ़ेंगे नहीं, तो इसको एक वहीं पालम एरिया में दिल्ली के ही एक सिलाई और कढ़ाई जो होती है लड़कियों के लिए, उस एक इंस्टीट्यूट में एक एनजीओ थी, वहां पे इसको लगा दिया कि ये कुछ काम ही सीख लेगी। वही काम काज के दौरान इसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती, उनमें एक भूषण नाम का लड़का था। और एक बार भूषण ने इसको छेड़ा भी था, जिसको लेके मामला पुलिस तक गया था, लेकिन बाद में फिर समझौता हो गया। बाद में उसी भूषण के संपर्क में ये लड़की आ जाती है। और जब ये गायब हुई थी दिसंबर में, तब फादर ने इसी लड़के का नाम लिखाया था। तो भूषण के साथ बीच में इसके रिश्ते डेवलप हो गए इस लड़की के। अब वो बात शादी की थी, कई चीजें थी, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ते भी बने। माँ बाप को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि एक बार उसने छेड़खानी की थी। खासतौर पर कपिल कुमार ने बेटी के इस बर्ताव को लेकर काफी उसको डांटा, समझाया, पर वो मानी नहीं। वो अपने बाप को ही अपना दुश्मन मान बैठी। और इसके बाद वो फिर एक दिन 21 दिन के लिए गायब हो गई। जब गायब हुई तब फादर ने बाकायदा किडनैपिंग का रिपोर्ट लिखा दी। और 21 दिन के बाद खैर वो लड़की लौटती है और सीधे अपने बाप के ही खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती, क्योंकि उसे मालूम था कि पिता ने उसके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है। तो ये पूरी कहानी थी, और यही कहानी लगातार पुलिस को और कोर्ट में कपिल कुमार बैरी और उनके पूरे परिवार ने बार बार बताने की, जताने की कोशिश की। नहीं भी माने तो उन्होंने कहा कि चलिए आप अपने हिसाब से सबूत ही इकट्ठा कर लीजिए। उन्होंने कहा एक बार आप भूषण कुमार से पूछताछ कर लो, वो जो लड़का था। पुलिस ने कभी उससे पूछताछ नहीं की। उसने कहा कि ये जो उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है, जिस बच्ची को जन्म दिया, एक बार भूषण का आप डीएनए करा लो। वो तक नहीं कराया गया। और इसको लोअर कोर्ट में भी अपील की, लेकिन लोअर कोर्ट ने भी नहीं माना। और ये सारी जब चीजें हो गई, और जब ये हाईकोर्ट में मामला आया, और हाईकोर्ट ने जब पुलिस से पूछा कि आपने ये बेसिक चीजें कि इंदौर वाली कहानी, अब घर वाले शुरू से उसके अक्यूज के साथ हैं, उसकी बात क्यों नहीं मानी? किडनैपिंग का जो केस था उस लड़के से पूछताछ क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात एक सिंपल सा था कि अगर एक डीएनए करा लेते तो पता चल जाता कि ये बच्ची जो वो माँ बनी है वो रेप की वजह से बनी है या उस लड़के की वजह से बनी है। तो उस टेस्ट से पता चल जाता। तो पुलिस ने जो जवाब दिया था हाईकोर्ट में वो ये था
इसलिए अब मैं अपने पहले सवाल पे आता हूं जो मैंने आपसे शुरू की थी कि एक बेटी ये इल्जाम लगाती है पुलिस में जाकर कि मेरा बाप मुझसे रेप करता है, तो इसको लेके क्या सोचेंगे आप, हम कोई भी? पहली चीज क्या दिमाग में आएगी? वही चीज पुलिस ने हाई कोर्ट में बोली कि जब ये लड़की आई और उसने कहा कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया, तो इसके बाद हमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी, ये तो ओपन एंड शट केस था। इसके बाद क्या पूछताछ करना, क्या सबूत ढूंढना, क्या डीएनए कराना? सोच यही थी कि ये लड़की अपने बाप के खिलाफ क्यों ऐसा इल्जाम लगाएगी। तो इस सोच की वजह से हमने जो बेसिक माना भी पुलिस ने कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं की। लेकिन हमें लगा कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ लगा रही है, तो कोई साजिश तो हो ही नहीं सकती कभी। और इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन, इस केस की तफ्तीश नहीं की गई। और एक बाप जो बेगुनाह था, 22 साल तक अपनी ही बेटी के बलात्कार के इल्जाम में जीता रहा, जेल गया और उसी इल्जाम के साथ मर गया। और उसके मरने के 10 महीने के बाद ऊपरी अदालत कहती है कि नहीं, बाप बेकसूर है, बेटी का इल्जाम झूठा था। ये एक पूरी कहानी थी। चूंकि ये केस अभी आया था और ये सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि मैं इसलिए शुरू में एक और चीज कही थी कि इल्जाम, शक, ये सारी चीजें होती हैं और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आज के इस दौर में कलंकित ना हुआ हो। आप कोई भी रिश्ता उठा लीजिए, सभी पे कोई ना कोई तोहमत, कोई ना कोई इल्जाम लगा है। तो किसी के बारे में कोई आखिरी फैसला कायम करने से पहले एक बार जरूर उसकी पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अदालत को भी वो चीज देखनी चाहिए। जो काम हाई कोर्ट ने अब किया, ये अगर पहले हो जाता, लोअर कोर्ट बेसिक थोड़ी सी भी अच्छे से पुलिस को थोड़ा कहकर जांच करवा लेती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ और एक बाप इसी गम में और इसी इल्जाम के साथ मारा गया। तो ये थी एक पूरी कहानी। और ये हाई कोर्ट का भी जो कोई फैसला आया, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। अब इस कहानी के साथ लगे हाथ मौका मिला है कि 22 साल वो अपने सर पे ये तोहमत लिए हुए जीता रहा। 22 साल के बाद इंसाफ भी मिला, तो ऐसे इंसाफ का क्या फायदा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। और क्या पता जब वो मरा हो तो बहुत सारे लोग उसके अंतिम संस्कार में भी इसलिए ना शामिल हुए हों कि क्या ऐसे आदमी के संस्कार में शामिल होना जो जिसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं गए होंगे। अब जब उन लोगों को ये चीज पता चली होगी तो वो भी क्या सोचते होंगे। तो ऐसे इंसाफ जो इतना देर से मिले उसका कोई मतलब नहीं है। उसी इंसाफ पे मेरा ये पार्ट 2 है। हमने कई बार हम लोगों ने बात की, क्यों हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम ऐसा है, क्यों इतना लेट होता है, क्यों देर होती है। एक रिपोर्ट आई अभी लेटेस्ट, ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की एक रिपोर्ट है। आज ये रिपोर्ट हमारी आज तक आजादी से लेके अब तक के जुडिशियल सिस्टम, खासतौर पे हमारे यहाँ कितने केसेस पेंडिंग है उसके बारे में है। अलग अलग सेगमेंट है, पर 3 एग्जाम्पल से मैं आपको शुरू करता हूं कि हमारे यहाँ कैसे काम होता है अदालत में। एक राहुल पाठक नाम के शख्स थे, बल्कि हैं। और राहुल पाठक, मुझे लगता है कि अब उनकी उम्र जो होगी 50-70, मिनिमम 80 साल से ऊपर होगी। क्यों होगी मैं नहीं जानता हूं उनकी उम्र कितनी होगी, लेकिन जो मेरे सामने है मैं उससे आपको बताता हूं।
5 मई 1951, 5 मई 1951, राहुल पाठक बक्सर एक यूपी और बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, बक्सर की एक कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं। जो वहां की डुमरांव एक सिविल कोर्ट है, वहां पे एक केस, ये एक मुकदमा लेकर जाते हैं। उस 1951 में उस केस की आखिरी सुनवाई जो लास्ट हुई है वो 18 नवंबर 2018 को हुई है, और जो अगली तारीख दी गई है उसका अभी कुछ पता नहीं है कि क्या तारीख होगी। 18 नवंबर 2018 को इस केस की एक आखिरी सुनवाई हुई और उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ, और जज ने कहा कि अब आगे देखते हैं इसकी नई तारीख कब देंगे। 1951 में ये मुकदमा दायर किया गया था। शायद पड़ोसी के साथ कुछ लेन देन को ये इस तरह का मामला था। तो 51 से आप जोड़िए 50 लगभग उधर, 66 साल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, ये केस अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। अभी ये लोअर कोर्ट की बात मैं बता रहा हूं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट। 51 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसका अभी तारीख ही मिल रही है। 2 जुलाई 1953, 2 जुलाई 1953, ये भगवान एक शख्स हैं, दुलारी एक महिला है, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस किया वाराणसी कोर्ट में। 2 जुलाई 1953 को इसकी पहली सुनवाई 11 अक्टूबर 2015 को होती है। 53 मतलब 47 साल उधर और 15 इधर, 62 साल के बाद पहली हियरिंग होती है अक्टूबर 2015 में, और उसके बाद उसी दिन तारीख दे दी जाती है। अब नेक्स्ट 15 जनवरी 2019, यानी आज से 13 दिन के बाद दूसरी तारीख पड़ेगी, जो 1953 में केस दर्ज हुआ था। तीसरा, ये उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस अयोध्या के कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ केस किया था। 18 मार्च 1966 को सोनभद्र के सिविल जज के पास पहली सुनवाई, जब ये जो 66 में केस फाइल किया गया, जो पहली सुनवाई आई वो सितंबर 2016 में आई, 2 साल पहले, और इसकी अगली तारीख जो है वो 13 फरवरी 2019 दी गई है, मतलब अभी से 1.5 महीने के बाद। तो ये सारे जो केस बताया आपको, पहला 1951 का केस, दूसरा 1953 का, तीसरा 1966 का, वो आज भी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। अब दूसरा पहलू इसका, इस तरह के जो पेंडिंग केस हैं, मैं सिर्फ लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसको आप सेशन कोर्ट भी कह सकते हैं, लाखों की तादाद में है ऐसे केस। अगर लेकिन आप साल के हिसाब से चलें तो लोअर कोर्ट में 140 केस ऐसे हैं जो 60 या उससे भी पुराने केसेस हैं, जिन पे अभी तारीख पड़ रही है, 60 साल से ज्यादा हो गए। इक्यावन हजार केस ऐसे हैं लोअर कोर्ट में पड़े हुए इस वक्त, जिनको 37 साल से ज्यादा हो गए, 37 ईयर्स। 66,000 केस ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग पड़े हुए हैं।
60 लाख से ज्यादा ऐसे केस हैं जो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, और 2 करोड़ से ऊपर है जो लगातार केस वैसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये हो गया लोअर कोर्ट का। अब स्टेट में आइए आप। 25 दिसंबर 2018 तक की मैं ये आपको फिगर बता रहा हूं। 25 दिसंबर 2018 तक सिर्फ यूपी में 70,17,676 केस पेंडिंग है। 70,70,676 केसेस यूपी में। महाराष्ट्र में 35,62,783, 35,62,783 केस पेंडिंग है। तीसरा नंबर बिहार का है, 24,76,667, 24,76,667 केस बिहार में पेंडिंग है। ये 25 दिसंबर 2018 तक का फिगर है। वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पर है, 22,09,186, 22,09,186। गुजरात 5वें नंबर पर है, 16,24,933, 16,24,933 केस। गवर्नमेंट का अपना एक असेसमेंट है। ये जो सारा फिगर दिया है, चूंकि ये जो फिगर दिया है ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट है, तो उसी के ऊपर ये गवर्नमेंट का अपना एक असेसमेंट है कि जिस रफ्तार से अभी हमारे यहाँ मुकदमों की सुनवाई हो रही है लोअर कोर्ट में, पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो यही अगर रफ्तार चलती रही, इसी स्पीड में होता रहा, तो ये जो सारे केस हैं इनका फैसला सिर्फ लोअर कोर्ट में होते होते 324 साल लगेंगे, 3 to 4 years सारे केसेस के। और 324 साल लगेंगे। इसके अलावा तब तक ये जो अभी फिगर है 2.9 करोड़ केस और पेंडिंग हो जाएंगे, नए आ जाएंगे। नवंबर 2018 में देश भर की अदालत में, सिर्फ नवंबर 2018 की बात बता रहा हूं, करीब 8 लाख केस निपटाए थे लोअर कोर्ट ने, ऑल ओवर इंडिया। जबकि उनके पास केस आए थे 10.2, 10,20,000, मतलब 2,20,000 एक महीने में ही पेंडिंग हो गए। अब इस हिसाब से आप हर महीने जोड़ते जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस की रफ्तार कितनी तेजी से है। और उसका फायदा ये होता है, और इसमें बहुत हीनियस है, मर्डर भी है जिसमें टाइम पे नहीं होता, चार्जशीट फाइल नहीं होती, क्रिमिनल कातिल बेल ले लेता है क्योंकि 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो आप बाहर हो जाते हैं जमानत पे। वही हो रहा है। वक्त भी पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में छुपे हुए सर्च ऑपरेशन जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया, इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात कि जिस टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसका जन्म या गठन 2019 में हुआ था, वो है क्या, और क्या सचमुच वही इस हमले के पीछे, या वो एक शैडो, एक परछाई है और असली मास्टरमाइंड कोई और है। ये पूरी कहानी और साजिश की पूरी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर है सैफुल्लाह कश्मीरी की। सैफुल्लाह कश्मीरी ही वो शख्स है जो इस वक्त टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स का मेन बॉस है।
कमांडर इन चीफ। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की उसके आइडेंटिटी कार्ड से ली गई तस्वीर है। इसके बारे में कहा जाता है कि हाफिज सईद का ये बेहद खास है और लश्कर तैयबा के रैंक के हिसाब से इसकी पोजीशन 3 नंबर पर है। भरोसे का है हाफिज सईद के। अब टीआरएफ असल में है तो लश्कर का ही एक विंग। लश्कर को जब बैन कर दिया गया तो अब पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन उनकी फंडिंग जो करती है वो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। तो आईएसआई अब चूंकि लश्कर बैन है तो डायरेक्ट फंडिंग तो कर नहीं सकती, पता चल जाएगा, फिर इंटरनेशनली उसको फजीहत झेलनी पड़ेगी। तो आईएसआई भी एक खेल करती है। वो जब जब कोई आतंकवादी संगठन पे बैन लगता है एक नया शैडो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं और वो अब उसको फंडिंग करते हैं। कायदे से फंडिंग हो रही है एलईटी को ही, लेकिन दिखा रहे हैं अब वो टीआरएफ। और टीआरएफ पे चूंकि अभी दुनिया की नजर थी नहीं, 22 अप्रैल के बाद अब जरूर टीआरएफ पर दुनिया के बाकी संगठनों की नजर होगी और अब टीआरएफ को भी फंडिंग करना आईएसआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सैफुल्ला कश्मीरी ही पहलगाम का विलन है? ये फिर वो एक मुखौटा है, एक चेहरा है। असली साजिशकर्ता कौन है? तो पहलगाम हमले की पूरी साजिश की कहानी आपके सामने है और इस साजिश में असल में मेनली 6 से 7 लोग शामिल हैं। 7वें के बारे में अभी भ्रम है क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के काम करने का तरीका यही है। आईएसआई दुनिया की उन संगठनों में से, खुफिया संगठनों में से एक है जिसको पाकिस्तान के अंदर इतना पावर मिला हुआ है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को उठा सकती है। जैसे अपने यहां खुफिया एजेंसी रॉ है, रॉ के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करे इंडिया के अंदर, क्योंकि उसका काम इंडिया के बाहर का है। लेकिन आईएसआई को ये पावर दे रखा है क्योंकि आईएसआई एक पावरफुल पाकिस्तान की बॉडी है। यहां तक कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है वो भी आईएसआई के चीफ को एक दर्जा देता है। तो इस पूरे पहलगाम के हमले की साजिश कैसे रची गई, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको 2018 में ले जाऊंगा। बात 2018 की है। कश्मीर के ही सुंजवान कैंप में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ था, मौलाना मसूद अजहर के लोगों का। और इस हमले को जो अंजाम दिया था उस वक्त उसके कमांडर का नाम था मियां मुजाहिद। 10 फरवरी 2018 को यह हमला हुआ था। कहते हैं कि इस हमले में जिस तरह से मियां मुजाहिद जो कमांडर जिसका नाम था, ये वही है जैसे अभी सैफुल्ला कश्मीरी का नाम आ रहा है कि टीआरएफ का ये बॉस और इसी ने पहलगाम में ये हरकत कराई। सेम उस वक्त मियां मुजाहिद के नाम पर था, लेकिन मियां मुजाहिद एक मोहरा था जैसे सैफुल्ला कश्मीरी एक मोहरा है। असल में उस वक्त इस पूरे हमले के पीछे जिस शख्स का नाम था वो कोई और नहीं बल्कि तब पाकिस्तान में इंडिया डेस्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर आमिर हमजा थे। हर देश में इंटरनेशनल एक डेस्क होता है जो उन देशों के ही ऊपर सिर्फ उनका फोकस होता है। तो वैसे ही पाकिस्तान में
उनका एक अपना एक डेस्क है जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत आता है और इस डेस्क का एक हेड होता है। 2018 में इस डेस्क के हेड हुआ करते थे ब्रिगेडियर आमिर हमजा। ये उन्हीं की तस्वीर है। ब्रिगेडियर आमिर हमजा जब पाक सेना से रिटायर हुए तो इसके बाद 24 जून 2017 को एक हथियारबंद शख्स ने ब्रिगेडियर आमिर हमजा को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद से अब पाकिस्तान में एक रूल बना, रूल क्या रिटन में नहीं है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल डेस्क इंडिया का जो भी हेड होगा उसको ज्यादा पब्लिकली दिखाया नहीं जाएगा, उसकी तस्वीर सामने नहीं होगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इंडिया डेस्क को देख रहा है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत, जो हेड होता है वो ब्रिगेडियर का पोस्ट जरूरी है। तो इस वक्त हैं ब्रिगेडियर खालिद शहजाद। पहलगाम के हमले से ब्रिगेडियर खालिद शहजाद को कहीं से भी आप किनारे नहीं कर सकते। इस हमले के तार ब्रिगेडियर खालिद शहजाद से जाकर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेगा? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो अपने बलबूते पे काम नहीं करते, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे कोई और हो, यहां तक कि डी कंपनी। इनको घूम फिर कर कुछ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई के पास जाना पड़ता है। तो पहलगाम की साजिश कुछ यूं बुनी गई कि जो इंडिया डेस्क का हेड ब्रिगेडियर खालिद शहजाद कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, टूरिस्ट आने लगे, टूरिज्म शुरू हो गया, पाकिस्तान को बेचैनी हुई कि ये कैसे हो रहा है। जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा भी छीन लिया गया लेकिन कुछ उलट पुलट तो हो नहीं रहा है। तो अब ये हुआ कि कुछ करो कुछ करो, और ये इशारा मिलता है इंटरनेशनल डेस्क जो इंडिया का हेड होता है, वहां से ये पहली शुरुआत होती है। लेकिन चूंकि ब्रिगेडियर का पोस्ट ऐसा होता है कि ये फील्ड में नहीं होता, ये ऑफिस में बैठा होता है, तो असली काम होता है मेजर का, जो इंटरनेशनल डेस्क के अंदर काम कर रहे होते हैं। कई मेजर होते हैं जिनका काम ये सिर्फ इंडिया पे फोकस करना। तो ऐसी एक मेजर को इंडिया डेस्क के तहत इस काम पर लगाया गया कि देखो 2019 के बाद कुछ हुआ नहीं है, कुछ करो। अब उसने काम करना शुरू किया, लेकिन वो कैसे करेगा? तो वो वहां के आतंकवादी संगठन के साथ बातचीत करता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आतंकवादी संगठन वही बैन आतंकवादी संगठन एलईटी यानी कि लश्कर-ए-तैयबा है, जिसका बॉस है हाफिज सईद। तो अब मेजर हाफिज सईद से मिलता है। कैरेक्टर आप देखिएगा, शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से। मेजर ने शुरुआत की कि कुछ करना है, कुछ करना, ऊपर से प्रेशर है। अब वो पहुंचता है हाफिज सईद के पास, क्योंकि वो सबसे पावरफुल शख्स है। हाफिज सईद से जाकर कहता है कि कुछ प्लान करो, कुछ प्लान करो। हाफिज सईद कहता है ठीक है मैं करता हूं। अब हाफिज सईद का संगठन बंद है, एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका, टीआरएफ। अब हाफिज सईद टीआरएफ का जिसको उसने हेड बनाया सैफुल्ला कश्मीरी, उससे बात करता है। कहता है कि कश्मीर की रिपोर्ट दो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। अब सैफुल्ला कश्मीरी अपने लोगों से, जो उनके लड़कों को ट्रेन करता है, जो सरहद पार कराता है, उनसे बात करता है, प्लान करता है,
और वो अपने आइडियाज देता है हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद उसमें से कई आइडिया को ड्रॉप करता है, कुछ आइडिया उसको पसंद आता है, वो मेजर के साथ शेयर करता है। अब एक स्टेज ऐसा आता है जब हाफिज सईद और मेजर, जो इंटरनेशनल डेस्क इंडिया को देख रहा है, उन दोनों में आपस में सहमति हो जाती है कि हाँ ये प्लान कारगर है, लेकिन अभी उस प्लान पे फाइनल मुहर नहीं लगा है। अब उस मेजर को लगता है कि अच्छा क्या प्लान है, कैसे होगा, क्या होगा, कितने लड़के होंगे। तो हाफिज सईद फिर सैफुल्ला कश्मीरी से बात करता है, कहता है कम से कम 20 लड़के हमारे रेडी हैं। मेजर कहता नहीं, उनकी पहले टेस्ट लेंगे। तो बाकायदा ऐसे लड़कों की बाकी ट्रेनिंग के अलावा कमांडो और जो टेस्ट लिया जाता है, इनका मेडिकल चेकअप भी होता है कि हेल्थ ग्राउंड पे ये कैसे हैं। तो अब 20 लड़कों को हाफिज सईद के इशारे पर सैफुल्ला कश्मीरी उस इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से मिलवाता है, उनके बारे में डिटेल देता है, उनको बुलाया जाता है, उनके सारे चेकअप होते हैं और फिर ये होता है कि नहीं इसमें से 10 ठीक है, 10 को छोड़ दो। अब जो 10 हुए 10 को बाकी रख दिया, बाद में काम आएंगे। अब उन 10 में भी से 2 ग्रुप बनाया और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का काम होता है, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेनिंग हो गई, हाफिज सईद, सैफुल्ला कश्मीरी और वो मेजर, ये तीनों अब एग्री हो गए कि हाँ ये टीम है और साजिश ये है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है, वो मेजर इंटरनेशनल डेस्क के हेड यानी ब्रिगेडियर के पास जाएगा और इस वक्त ब्रिगेडियर है खालिद शहजाद। अब खालिद शहजाद के पास मेजर गया, उसने सारा ब्लूप्रिंट बताया कि ऐसे ऐसे ये साजिश पहलगाम में इस तरह से करना है, कौन लोग होंगे, क्या होंगे, कितना थ्रेट है, कितनी कामयाबी के चांसेस हैं, ये सारी हर चीज माइनस प्लस सारी बातें हो गई। अब सारी बात होने के बाद ब्रिगेडियर खालिद शहजाद इंटरनेशनल डेस्क का हेड इंडिया का, जो पाकिस्तान में बैठकर देखता है, वो मुतमईन हो गया। उसने कहा प्लान सही है, यहां के बाद प्लान पे अमल नहीं होता। अब ब्रिगेडियर जो है वो सीधे आईएसआई चीफ के पास जाता है, यानी यहां पे ब्रिगेडियर खालिद शहजाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मेजर की रिपोर्ट सही है, हाफिज सईद की भी सही है और सैफुल्ला कश्मीरी की भी है, तो अब आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करेगा। लेकिन आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करने से पहले ब्रिगेडियर खालिद शहजाद मेजर के साथ हाफिज सईद और फिर सैफुल्ला कश्मीरी, इन लोगों के साथ एक मीटिंग करेगा और पर्सनली ये जानेगा कि इस प्लान में कितना दम है। अब जब मेजर के बाद ब्रिगेडियर भी कंफर्म हो गए कि सब कुछ ठीक है, तब वो आईएसआई चीफ के पास पहुंचते हैं। अब आईएसआई के चीफ जो इस वक्त है आसिम मलिक, आईएसआई का जो चीफ होता है वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ को भी ग्राउंड की रियलिटी उतनी पता नहीं होती जितनी वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ को होती है। और जो भी वहां का पाक आर्मी चीफ बनता वो कभी न कभी आईएसआई का बॉस जरूर रहता है। जो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी आईएसआई के हेड रह चुके हैं। तो अब आईएसआई चीफ के पास ये लोग पहुंचे, सारी प्लानिंग बताई। आईएसआई चीफ अब अपने लेवल पर
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और देखता है कि इसमें कितना दम है, इस प्लान में कितना दम है, कामयाब होगा कि नहीं। जब उसे लगता है सब ठीक है और वो फाइनली अपनी मुहर लगा देता है, तब फिर अब यहां से मेजर पीछे, हाफिज सईद पीछे, सैफुल्लाह कश्मीरी पीछे, ये सब हट गए। अब बात ब्रिगेडियर से आईएसआई चीफ तक, दो लोग। अब आईएसआई चीफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को कांटेक्ट करता है, जो इस वक्त आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ ब्रीफ करता है कि ये एक प्लान है कश्मीर में, पहलगाम में, इसको करने का ये तरीका है, ये प्लानिंग है, इतने लड़के हैं, तारीख ये होगी, सरहद इस वक्त पार कराएंगे, और इसमें क्या क्या डूज डोंट सब। और साथ में आईएसआई चीफ को ये भी बताना पड़ता है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, कि इस हमले को अंजाम देने के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। ये सारी चीजें उसको ब्रीफ करनी है। अब पाक आर्मी चीफ को आईएसआई चीफ ने ब्रीफ कर दिया। आर्मी चीफ को लगा कि बिल्कुल सॉलिड प्लान है। आर्मी चीफ अब उसमें अपनी मुहर लगाता है। तो अब तक बात मेजर से, इंटरनेशनल डेस्क के जो इंडिया देखता है, ब्रिगेडियर इंटरनेशनल डेस्क 2, हाफिज सईद 3 कैरेक्टर, सैफुल्लाह कश्मीरी 4 जिसको इस ऑपरेशन को लीड करना है, इसके बाद आईएसआई चीफ 5 हो गया, इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जनरल चीफ 6 कैरेक्टर हो गए। अब यहां एक और चीज होती है, दुनिया के किसी भी देश की खुफिया एजेंसी जो भी एक्शन लेती है किसी दूसरे देश में, वो अपनी सरकार को भरोसे में लेती है। लेकिन यहां कई बार ऐसा पहले हुआ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, वो सरकार को अपनी उस लायक मानता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान में कठपुतली सरकार होती है। असल में वहां जो आर्मी चाहती है वही होता है। तो कई बार वो चाहे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बता दे, कई बार चाहे तो नहीं बताए। तो अब अगर यहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बता दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कि ये ऑपरेशन है, तो इस हिसाब से कैरेक्टर हो गए अब 7। अब हर तरफ से मुहर लग गई। जब मुहर लग गई तो इसके बाद अब ऑपरेशन की बारी आती है कि इन टेररिस्ट को कैसे पहलगाम भेजना है। किश्तों में भेजा जाता है ताकि शक न हो, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी टेररिस्ट जब सरहद पार से आता है तो अपने साथ हथियार लेकर नहीं आता, वो निहत्था होता है, क्योंकि हथियार के साथ पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा होता है। तो वो चरवाहे के भेष में, कश्मीर के गांव वालों के भेष में, इस तरीके से वो एक आम आदमी के भेष में वो सरहद पर दाखिल होता है। और कई बार अगर पकड़ भी लिया किसी नाकेबंदी पर, किसी चेक पोस्ट पर, तो चूंकि उसके पास कुछ है नहीं, कागजात पहले से ही तैयार है, तो कोई शक होता नहीं, हथियार मिलता नहीं, तो वो आराम से दाखिल हो गया। अब हथियार क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर उनके जो लोकल हेल्पर हैं, जो लोकल हेल्प करते हैं, उन्हें इस ऑपरेशन के साथ पहले से ही शामिल कर दिया जाता है। उनको पता है कि किस जगह ये पहुंचेंगे और कहां पे इनको हथियार डिलीवर करना है। अब हथियार भी ऐसे डिलीवर नहीं होती कि अगर सपोज उनको 5 AK-47 या DSL जो भी चाहिए, LGM और बाकी हथियार, तो एक साथ कभी लेके नहीं चलेंगे।
क्योंकि पकड़े जाने का खतरा है। वो एक हथियार के 4 टुकड़े करके असेंबल कर देते हैं और उसी हिसाब से ये पहुंचाते हैं ताकि कहीं पकड़े भी गए तो एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, कई लोगों को पता ही नहीं। तो अब ये हथियार भी पहुंचा दिए गए किश्तों में। जब हथियार पहुंच गए, टारगेट पता है, अब बात आती है रैकी की। तो जो टेररिस्ट, जो ग्रुप, जो मॉड्यूल इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है पहलगाम के अंदर, वो खुद कभी रैकी करने नहीं जाएगा क्योंकि पकड़े जाने का डर है। वो जंगल में करीब जाकर अपना ठिकाना बना चुका है, वहीं बैठा हुआ है। अब जो उसके लोकल सपोर्ट है, वो लोकल सपोर्ट रैकी करेगा। उस जंगल पे जहां वो छुपे हैं वहां से लेकर उस पहलगाम तक, और रैकी करने के बाद वो एक एक चीज बताएगा बाकायदा नक्शे के साथ कि मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते पे आया, वहां पर इतने थे, वहां पे इतने थे, यहाँ पे कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ पे सपाट हैं, इतना वक्त लगेगा यहाँ तक जाने में, इतना वक्त लगेगा वापस आने में। और एक बार नहीं, कई दिन, ताकि कई दिनों में ये पता चलता है कि किसी दिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा सीन ही बदल गया हो। तो कई दिनों की रेकी, बारीक से बारीक डिटेल, अब वो उन मॉड्यूल को बताता है जो ऑलरेडी छुपा हुआ है, जिससे असल हमले को अंजाम देना है। अब ये हो गया, इसके बाद तारीख तय। तारीख तय के बाद ये लोग निकलते हैं। 22 अप्रैल को हमला करते हैं, गोली मारते हैं और उसी रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ आकर हमला करना, बेगुनाह लोगों को जान से मारना नहीं था। इसीलिए एक शुरू में मैंने कहा था कि टीआरएफ सिर्फ एक शैडो है, परछाई है। असली मास्टरमाइंड कश्मीरी भी नहीं है, जो सैफुल्ला कश्मीरी। ये इनका सिर्फ मकसद ये नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसके लिए ट्रेन करके भेजा गया था। इन सभी को ये कहा गया था कि जब तुम जाओगे और मारोगे लोगों को, बेकसूरों को, तो उनसे उनका धर्म, उनका मजहब पूछोगे, उनसे कलमा पढ़वाओगे, और जो लोग उसमें से मुस्लिम निकले, कलमा पढ़ दें, उनको छोड़ देना, और जो हिंदू निकले उनको मार देना, जो भी नॉन मुस्लिम हो। अब ऐसा क्यों? इससे पहले नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कश्मीर 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर के एक अलग स्टेट का दर्जा भी दूसरी तरीके से दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना, इलेक्शन हो गए, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके मन में यह था कि कश्मीरी भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, कश्मीरी नौजवान भी अब धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहे हैं, और वहां अब रोजगार है, टूरिज्म है, लोग खुश हैं, और ये टेररिज्म और आतंकवाद से अब दूर जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन LEAT, इन सबको ये बर्दाश्त नहीं था। तो उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, 2 काम करने थे। एक काम ये कि लोगों से उनका धर्म पूछ पूछ कर, खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाओ। और एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जो बॉडी कैमरा और अपने हथियारों पर कैमरा लगा रखा, अगर आजकल परसों कभी उस तरह के वीडियो आपको देखने को मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का ही एक पार्ट होगा।
लेकिन उससे पहले ही जितने चश्मदीद मिले उन्होंने बाकायदा बताया कि उनसे उनका धर्म पूछा गया। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। इसका मकसद ये था सिर्फ दो। एक कि जो कश्मीर अब टेररिज्म से दूर जा रहा है, उस कश्मीरियों के अंदर भी इतनी नफरत भर दो इस हरकत से कि देश के बाकी स्टेट और देश के बाकी लोग कश्मीर और कश्मीरी दोनों से नफरत करना शुरू कर दें। आधा काम हो जाएगा, यही उनका मकसद है। क्योंकि जब इस इंसिडेंट के बाद कश्मीर और कश्मीरियों से आप नफरत करना शुरू करेंगे तो क्या होगा अंजाम? अंजाम ये होगा कि जो हाल के वक्त में कश्मीर धरने पर लौट आया, हाल के वक्त में वहां के लोग भी सरगी से अपने रोजगार टूरिज्म पर फोकस है। जब उन्हें लगेगा कि देश ही उनसे नफरत कर रहा है और वो खुद को कटा हुआ महसूस करेंगे, ऐसे में पाकिस्तान उनके पीठ पर हाथ रखेगा, उन्हें थपथपाएगा, उन्हें प्यार देगा, दुलारेगा, कहेगा आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं है, तुमसे लोग वहां नफरत करते हैं, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था और इसीलिए खास तौर पर यह हिदायत दी गई हर टेररिस्ट को कि तुम जोर जोर से धर्म पूछकर मारना, कलमा पढ़वा कर मारना, जो ना पढ़ पाए उसे मारना। पहला। दूसरा, इसी एक इंसिडेंट के साथ वो ये भी मैसेज देना था कि जब आप धर्म और मजहब पूछकर और कलमा पढ़वा कर किसी को छोड़ते और किसी को गोली मारोगे तो बात कश्मीर तक नहीं रहेगी, पूरे देश में जाएगा। और जब देश के अंदर ये बात पहुंचेगी तो फिर कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भी होगा। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, हो सकता है कुछ जगह पे लोग एक दूसरे को लेकर हिंसक हो जाए। तो जब ये नफरत बढ़ेगी और बात हिंदू मुस्लिम और बंटवारे तक आ जाएगी तो फायदा किसको होगा? सीधे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडिया स्टेबल हो, इंडिया पीसफुल रहे, इंडिया में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे, इंडिया में खुशहाली हो, शांति हो, कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा इंडिया डिस्टर्ब हो, इंडिया में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, नफरत फैलता रहे और कश्मीर के लोगों से कश्मीर के बाहर के लोग नफरत करें, ताकि उसी नफरत की आड़ में पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना बनाने की कोशिश करे और उनको फिर से टेररिज्म की तरफ ले जाए। ये दो मकसद था इस पहलगाम के हमले का और इस पूरी साजिश के पीछे के। इतना ही नहीं, इस साजिश के कुछ और तार थे जो आप में से कितने लोगों तक पहुंचे पता नहीं। आज मैं बताता हूं और एक पोस्टर भी आपको दिखाऊंगा। ये पोस्टर पाकिस्तान में जगह जगह लगे, कश्मीर में भी इसको लगाने की कोशिश की गई 22 अप्रैल के बाद, लेकिन जिन लोगों को चुना गया था इसे लगाने के लिए, जो अब तक ये काम करता था, उनमें से एक, उनका सबसे बड़ा मोहरा कश्मीर से निकलकर सऊदी अरब पहुंच चुका है और अब वो वहां रहता है। बाकी किसी ने पोस्टर लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये पोस्टर भी एक प्रोपेगेंडा था। उस पोस्टर में क्या था, उससे पहले आपको 2-3 और चीज जो सोशल मीडिया पर चली उसकी रियलिटी बताता हूं। एक प्रोपेगेंडा चला कि इस ऑपरेशन के बाद पहलगाम में सेना के कुछ लोग पहुंचे और वहां पर 2 सेना के अफसर फोन पर बातचीत कर रहे हैं। एक अफसर दूसरे अफसर से कहता है कि साहब मैं मौके पर पहुंच गया हूं, यहां से आतंकवादी निकल चुके हैं और वो बीएसएफ कैंप की तरफ जा रहे हैं, हमें यहां से कुछ
खोखे मिले और उस खोखे पर इंडियन आर्मी के मार्क। ये प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान आईएसआई और उसकी आर्मी ये बताना चाह रही थी कि ये असल में आतंकवादी हमला नहीं था, ये हमारी अपनी बनाई हुई साजिश थी। लेकिन वो दो गलती कर गए। ये कॉल भी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, दो जय हिंद भी उसमें बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दो गलती कर गए जिससे ये पता चला कि ये फेक कॉल हो सकता है। कैसे? जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं या पैरामिलिट्री के फोर्सेस होते हैं, वो कभी मोबाइल पर बात नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक सिक्योर फोन लाइन होती है, ये बेसिक है। ये घर और रिश्तेदारों से आप बात नहीं कर रहे हो, तो अगर वो सिक्योर लाइन पे बात करेंगे आप उनके फोन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ये जो फोन इन्होंने चलाया प्रोपेगेंडा के तौर पर, ये मोबाइल था। दो अफसर बात कर रहे हैं और ये दोनों पाकिस्तान में ही बैठे हुए पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, लेकिन शो कर रहे हैं कि ये दोनों इंडियन आर्मी के हैं। और वो बात कर रहे हैं कि साहब वो बीएसएफ कैंप की तरफ गए और हमने खोखे उठा लिए हैं और खोखे पे इंडियन आर्मी का मार्क है, तो उधर से कहा जा रहा है इसको फौरन छुपा लो, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे एक मैसेज देना कि ये सब कुछ प्लांटेड है, ये उनका मकसद था। लेकिन यहां जो पहली गलती ये की वो ये कि ये मोबाइल पर, मैंने जैसा आपसे कहा कि कभी भी मिलिट्री या आर्मी के लोग मोबाइल पे मैसेज नहीं देते। उनके पास सिक्योर फोन लाइन होती है जिस तक उनकी पहुंच भी नहीं है पाकिस्तान की। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि यहाँ पे खोखे मिले हैं और उस खोखे पर इंडियन आर्मी के ट्रेडमार्क। ये बेवकूफी और सबसे बेसिक गलती थी, शायद अनाड़ीपने में वो कर गया। उसकी वजह ये है कि कभी भी किसी कारतूस के खोखे पर मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके या इनके बटालियन के नाम नहीं होते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसने उस कारतूस को बनाया, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नंबर और नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां जैसे स्नाइपर जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं या AK-47 या LMG में जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं, हम उसे रशिया से मंगाते हैं। और जो रशिया से कारतूस या ये चीजें आती हैं उस पर बाकायदा हम रशिया से मंगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशियन आर्मी का मार्क लिखा होता है। उस पे उस रशियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क होते हैं। जैसे रशियन कारतूस मंगाते हैं तो अभी AK-47 में जो यूज हो रहा है, जो हमारे यहाँ या स्नाइपर जो यूज करते हैं कारतूस, उसके ऊपर लिखा होता है रशिया से मंगाने वाले पर 7.62 mm ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम। रशियन आर्मी कभी नहीं होगा, इंडियन आर्मी कभी नहीं होगा। तो इन्होंने दो गलती की, एक प्रचार करने के लिए कि खोखे मिले और दूसरा इस पर इंडियन आर्मी का ट्रेडमार्क है। तो ये उनका इसलिए नाकाम हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेके गलत सोचने लगे, लेकिन ये बेसिक है कि फोन पर कोई बात नहीं करता। तीसरा, उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दी, पाकिस्तान में लगाए। कश्मीर में लगाना चाहते थे, कश्मीर में लगा नहीं पाए। उसमें भी पूरा यही था कि ये सारा प्लांटेड है, जबकि ये पोस्टर का सच उन्हें पहले ही पता चल चुका था और इसीलिए पोस्टर कहीं लग नहीं पाया। खुद कश्मीरियों में से किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की।